हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था का भाग 1। आज हम उसके कंटिन्यू करेंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 243 ख, अंग्रेजी में जिसे बी कहा जाता है, उसके बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 243 क यानी कि ए में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। तो ग्राम सभा जो है वह किसकी इकाई होती है? यह पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके बाद उससे बड़ी जो इकाई होती है उसे पंचायत कहा जाता है। तो अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। कल भी मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। आपको सिर्फ गेस करना है कि कौन सा होगा। तो इसके लिए मैं विभिन्न प्रकार के ट्रिक आपको बताऊंगा। आप 243 ख को याद रखिएगा कि पंचायतों के गठन का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। अब हम ग्राम पंचायत के गठन के बारे में देखेंगे। ग्राम पंचायत जो होती है उसमें जनसंख्या 1000 निर्धारित की गई है। यह 1000 से अधिक भी हो सकती है। यदि बड़े गांव हो तो एक ग्राम पर एक ग्राम पंचायत, अगर छोटे गांव हो तो 2 या 2 से अधिक गांवों पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत जो होता है उसमें पदाधिकारी के रूप में पंच, सरपंच और सचिव होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जनपद पंचायत को कि उसका गठन किस प्रकार होता है। तो प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत का गठन होता है एवं एक जनपद पंचायत क्षेत्र को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसे 10 से 25 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक जनपद पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है। तो आप यह समझ सकते हैं कि जनपद पंचायत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 हो सकती है। प्रत्येक जो क्षेत्र होते हैं उनमें जनसंख्या 5000 या उसके आसपास निर्धारित होती है, यानी कि प्रत्येक जनपद पंचायत सदस्य 5000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि जनपद पंचायत सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है और जनपद पंचायत के सदस्य की जो जमानत राशि होती है, यानी कि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए एक निर्धारित राशि जमा करनी होती है, जो कि सामान्य वर्ग के पुरुष प्रत्याशी के लिए 2000 रुपये है। वहीं यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी भी वर्ग की महिला प्रत्याशी हैं तो आपको जमानत राशि की आधी राशि जमा करनी होती है, यानी कि 1000 रुपये। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जनपद पंचायत की सदस्यता कौन कौन रखते हैं। तो जनपद पंचायत क्षेत्र को जो विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है उसमें प्रत्येक क्षेत्र के सदस्य जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले विधानसभा के समस्त सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र जनपद पंचायत क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः आता है, वे सभी जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यह जो नीला वाला मैंने आकृति बनाई है यह एक जनपद पंचायत क्षेत्र है और यह जो लाल रंग का गोला है यह विधानसभा क्षेत्र है। अब आप देख सकते हैं कि जनपद पंचायत क्षेत्र को यह विधानसभा क्षेत्र थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है। तो इस स्थिति में इस क्षेत्र से जो विधायक निर्वाचित होंगे वे जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन कौन इसकी सदस्यता रखते हैं। तो जनपद पंचायत क्षेत्र में जितने भी ग्राम पंचायतें होती हैं उनके संख्या का 20% यानी कि 1/5 जो सरपंच होते हैं उन्हें लॉटरी निकालकर चयनित किया जाता है और वे 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं, यानी कि 20% का अनुमान लगाकर आप 5 सालों में इन्हें रोटेट करते हुए इसके सदस्यता दी जाती है। इसमें जो सरपंच चयनित होते हैं वे जनपद पंचायत की जो समितियां होती हैं, यानी कि जो स्थायी समितियां होती हैं, उनमें ये सदस्यता नहीं रख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जनपद पंचायत में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। तो आपको याद रहेगा जनपद पंचायत की सदस्यता में सरपंच 20% होते हैं, जनपद पंचायत सदस्य होते हैं, उस क्षेत्र के
विधानसभा प्रत्याशी यानी कि विधायक होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जिला पंचायत के बारे में। तो जिला पंचायत जो क्षेत्र होता है वह एक जिले के पंचायती क्षेत्रों द्वारा निर्मित होता है और इसे न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यानी कि जिला पंचायत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 हो सकती है। जिला पंचायत सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह भी प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है और जिला पंचायत के सदस्य हेतु जो जमानत राशि होती है वह 4,000 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं यदि आप आरक्षित वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी भी वर्ग की महिला प्रत्याशी हैं तो आपको आधी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, यानी कि आपको सिर्फ 2,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि जिला पंचायत का सदस्यता किन्हें किन्हें प्राप्त होता है। तो जिले पंचायत के जो क्षेत्र होते हैं उनसे निर्वाचित सदस्य यानी कि 10 से 35 सदस्य जिला पंचायत के होते हैं, वे इसके सदस्य होते हैं। और इसके साथ लोकसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस जिले के अंतर्गत आता हो, यह भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। उसके बाद राज्य विधानसभा के सदस्य जो कि उस जिले से निर्वाचित हुए हैं एवं नामित हुए हैं, वे सभी जिला पंचायत की सदस्यता धारण करते हैं। और इसके बाद प्रत्येक जिले पंचायत के क्षेत्र में जितनी भी जनपद पंचायतें होती हैं उनके अध्यक्ष को भी सदस्यता प्राप्त होती है। और राज्यसभा के सदस्य जो कि उस जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में अगर उनका नाम शामिल है तो उन्हें भी जिला पंचायत की सदस्यता दी जाती है। ठीक है, यानी कि कौन कौन इसके सदस्य होते हैं? जिला पंचायत के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य और एक जिला पंचायत अध्यक्ष और एक जिला पंचायत उपाध्यक्ष तो होंगे ही होंगे। अब हम अगला देखेंगे अनुच्छेद 243 ग यानी कि सी। इस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना के विषय में प्रावधान किया गया है, तो इसे याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक है सी, यानी कि अनुच्छेद 243 सी, जो कि सी इज इक्वल टू संरचना से याद रखा जा सकता है, सी स। ठीक है, सी इज इक्वल टू संरचना। अब उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 243 घ को, जो कि पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान करता है। पंचायती राज अधिनियम जब लागू किया गया तो उसमें ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यानी कि आप याद रखिएगा, जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो उसमें केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को ही आरक्षण देने की बात कही गई थी। परंतु आप जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम तो राज्य सूची का विषय है, यानी कि राज्य इसके नियमों में संशोधन कर सकती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आधार पर उन्हें भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई थी, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 50% स्थान महिलाओं के लिए रखे गए हैं, यानी कि इसे भी बढ़ाया गया है और संशोधित किया गया है। इसके बाद एक अन्य उपबंध है कि यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं तो वहाँ कोई स्थान का 25% स्थान जो है वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला अनुच्छेद हम देखेंगे 243 अंगा यानी कि ई 5वां। 243 का जो 5वां उपभाग है जिसे हिंदी में अंगा और इंग्लिश में ई कहते हैं, यह जो है वह पंचायतों के कार्यकाल या अवधि के संबंध में प्रावधान करता है। तो आप जब गिनती गिनेंगे तो 243 का ए बी सी डी ई या हिंदी में करेंगे तो क ख ग घ अंगा जो है वह 5वां अनुच्छेद है। तो इससे आप इसके 5 साल को याद रख सकते हैं। यह जो है केवल अनुच्छेदों को याद रखने का ट्रिक है, इसके पीछे कोई वैलिड लॉजिक आपको नहीं मिलेगा, पर आप इससे आसानी से याद रखकर एग्ज़ाम में इसे सही कर सकते हैं। तो यह 243 का 5वां भाग है और 5 साल जो है वह कार्यकाल की बात करता है। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं।
तो यह जो पंचायतों का कार्यकाल होता है यह कब से गिना जाता है? तो ग्राम पंचायत में अपने प्रथम सम्मेलन की नियत तारीख से 5 वर्ष तक इसकी गणना की जाती है, यानी कि प्रथम सम्मेलन के बाद ही इसकी कार्यकाल की गणना करते हैं। ठीक है। ग्राम सभा जो है वह स्थायी निकाय होती है और यह कभी विघटित नहीं होती है। यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है कि ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है या नहीं, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन एक स्थायी निकाय है। तो आपको यह ज्ञात रखना होगा कि ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन है वह 5 साल बाद होता है, परंतु ग्राम सभा यानी कि गांव के जो निवासी हैं, जो मतदाता हैं, वे तो वहीं रहते हैं, तो वह विघटित कैसे हो सकती है? यह नहीं हो सकता है। तो ग्राम सभा जो है वह एक स्थायी निकाय है और सदैव विद्यमान रहता है। अब आप देखिएगा कि किसी भी पंचायत का जो कार्यकाल है, अवधि है, वह 5 वर्ष के लिए होती है। तो इससे पूर्व इसमें निर्वाचन की भी आवश्यकता होगी जिससे यह निरंतर चला जा सके। तो जो पंचायतों का निर्वाचन होता है वह अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि सरपंच की यदि मृत्यु हो जाए या पद त्याग हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है, लेकिन तब तक पंचायत की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका यह उत्तर होगा कि तब तक पंचों द्वारा अपने बीच में से ही एक पंच को स्थानापन्न सरपंच के रूप में नियुक्त किया जाता है, और जब तक सरपंच की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक वह सरपंच के रूप में कार्य करता है। याद रखिएगा, सरपंच जो है उसकी मृत्यु हुई है या उसका पद त्याग हुआ है तो उस स्थिति में उप सरपंच अध्यक्षता नहीं करेगा। पंचों द्वारा अपने बीच में से ही एक पंच को स्थानापन्न सरपंच के रूप में नियुक्त किया जाएगा और नए सरपंच की नियुक्ति तक वही कार्यभार संभालेगा। ठीक है। इसके बाद अगला डाउट है कि उप चुनाव से निर्वाचित सरपंच जो है वह कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त होता है? तो आप ये इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि यदि एक सरपंच या फिर पंच या कोई भी पदाधिकारी यदि पद त्याग कर देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अगला जो निर्वाचन होगा यानी उपचुनाव होगा वह तो 5 वर्षों के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मान के चलिए कि एक सरपंच की नियुक्ति होती है और 5 वर्ष की उसकी अवधि समाप्त होने से 2 वर्ष पूर्व यानी कि सरपंच के कार्यकाल का 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में यदि उपचुनाव होगा तो नया जो सरपंच नियुक्त किया जाएगा वह 2 वर्ष के लिए ही उसका कार्यकाल रहेगा, यानी 2 वर्ष के लिए ही वह कार्य करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद है, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित हो तो ग्राम पंचायत द्वारा पंचों में से एक पंच को सरपंच बनाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया कि स्थानापन्न सरपंच के बारे में, ये उसी से संबंधित बातों को बता रहा है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 243(6) या इंग्लिश में F। ठीक है, इसमें पंचायतों के सदस्यों के लिए अनर्हता की बात की गई है, यानी कि वे अयोग्य कब हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, एक फेलोअर के बारे में बात किया जा रहा है और इसे अंग्रेजी में F से डिनोट कर सकते हैं। तो F = फेल। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पंचायत के सदस्यों की जो अर्हता है वह फेल कब हो जाएंगे या अयोग्य कब हो जाएंगे। तो यह जो है वह 243(F) में प्रावधानित किया गया है। F = फेल। आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं और अयोग्यताएं कौन सी है, यानी कि कब वे अनर्ह हो जाएंगे और कब उन्हें अर्हित किया जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया जाता है और उसे 6 माह से अधिक सज़ा दी जाती है तो उस व्यक्ति को सज़ा पूर्ण होने की तारीख से 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 243(च) या 243(F) में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है अगला बिंदु कि कोई भी प्रत्याशी यदि सरकारी नौकरी पर है या लाभ के पद पर है तो वह जो है वह निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित हो जाएगा। और आयु के संबंध में कहा गया है कि उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगला बिंदु है कि यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तब भी वह अपात्र या अयोग्य हो जाएगा। उसके बाद अगला बिंदु है कि यदि
पंचायत का कोई डिबेंचर धारण करता हो, यानी कि यदि उसने कोई टैक्स नहीं भरा हो, चाहे वो भूमि कर हो, चाहे वो प्रकाश व्यवस्था के लिए लागू किए जाने वाले कर हो, यदि किसी भी प्रकार का डिबेंचर धारण करता है तो वह व्यक्ति पंचायत चुनाव के लिए अपात्र हो जाएगा। और पंचायतों की ओर से यदि कोई विधि व्यवसायी जो है वह वैतनिक कार्य करता हो, यानी वेतन पर कार्य करता हो, तब भी वह अपात्र हो जाएगा। अब हम अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 243(6) यानी कि अंग्रेजी में जी। इसमें पंचायतों की शक्तियाँ, उनके क्या प्राधिकार हैं और उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो इसे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 243 का जो जी है वह एनर्जी के जी को डिनोट करता है। एनर्जी जो है उसका मतलब होता है ऊर्जा, पर यहाँ आप शक्ति से भी इसे जोड़ सकते हैं ताकि आप याद रख सकें, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 का जो जी है वह एनर्जी यानी शक्ति को डिनोट करता है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत की कुछ शक्तियों और कार्य को देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत को साफ सफाई, जन्म मृत्यु, विवाह संबंधी अभिलेखों को रखना इसके कार्य भी हैं और इसकी शक्तियाँ भी हैं। निःशक्त और निराश्रितों की सहायता करना इसका कार्य है। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 243 ज यानी कि अंग्रेजी में एच को, ठीक है। इसमें पंचायतों की निधियों और पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है, यानी कि पंचायतों को स्वयं का एक निधि यानी फंड बनाने की, ट्रेजरी बनाने की और पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है। पंचायतों को यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि वे राज्य सरकार पर बहुत अधिक निर्भर न रहें, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो पंचायत निकाय हैं उनकी निधियों से रकम का जो आहरण है वह किसकी अनुमति से किया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत की जो निधि होती है उसमें से रकम का आहरण यानी निकासी सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकता है। वहीं जनपद पंचायत की निधि से रकम का आहरण जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जा सकता है। और जिला पंचायत के संबंध में भी जिला पंचायत सीईओ के हस्ताक्षर से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पंचायतों द्वारा अधिरोपित कर जो हैं वे दो प्रकार के होते हैं। तो इनमें जो अनिवार्य कर होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं बाजार कर, वृत्ति, व्यापार या आजीविका चलाने पर कर, भूमि कर या भूमि कर 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पशुधन के रजिस्ट्रीकरण पर कर और यदि प्रकाश की व्यवस्था की गई है तो उस पर भी कर लेने का अधिकार पंचायतों के अनिवार्य कर के अंतर्गत आता है। इसके बाद कुछ ऐच्छिक करों को देख लेते हैं। उसमें हैं स्वच्छता कर, जल निकासी, पेयजल यानी पानी से संबंधित और सफाई से संबंधित सभी कर ऐच्छिक कर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बैलगाड़ी या टांगा का कोई स्टैंड है तो उस पर भी कर लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद देख लेते हैं 243 झ यानी कि इंग्लिश में आई। आई जो है वह इनकम को डिनोट करता है, यानी कि राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। वित्त को इनकम से आप कनेक्ट करके अनुच्छेद 243 में जो आई है उसके प्रावधान को याद रख सकते हैं, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है और इस राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। यह जो वित्त आयोग गठित होती है इसका कार्य राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच करों या अनुदानों का बंटवारा करना है, यानी कि जो भी कर होते हैं और उनसे जो आमदनी या अनुदान प्राप्त होता है उसका बंटवारा करने के संबंध में जो भी कार्य होते हैं वह राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों को देख लेते हैं। तो पहले जो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष थे श्री टी.एस. सिंहदेव, उसके बाद बने श्री वीरेंद्र पांडे और उसके बाद बने श्री अजय चंद्राकर और उसके बाद आखिरी थे श्री चंद्रशेखर साहू जी, ठीक है। तो ये जो हैं वे छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपके लिए
प्रथम अध्यक्ष जो हैं यानी कि श्री टी.एस. सिंहदेव जी, यह इम्पॉर्टेंट है तो इस नाम को आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़कर हम देखते हैं अनुच्छेद 243 जे को, इसे मैंने सिर्फ इंग्लिश में जे लिखा है। यह जो जे है वह लेखा जोखा को प्रदर्शित करता है, यानी जे से आप जोखा याद रख सकते हैं, लेखा जोखा। ठीक है। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 243 जे में किया गया है। ठीक। वार्षिक आय व्यय के जो लेखे होते हैं उन्हें ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, वार्षिक आय व्यय लेखों को ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, परंतु सामाजिक अंकेक्षण का जो कार्य है वह ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। यह जो लाल इंक से मैंने लाइन लिखी है, यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है ग्राम पंचायत में, तो यह ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, आप याद रखिएगा। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 243 के, जो कि इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इस के को आप इलेक्शन के और कमीशन के से देख सकते हैं। यहाँ पर सी होता है, पर आपको याद रखने के लिए मैंने जानबूझकर के लिखा है। ठीक है। तो अनुच्छेद 243 के इलेक्शन के और कमीशन के को डिनोट करता है। ठीक। राज्य निर्वाचन के हेतु जो अधिसूचना जारी की जाती है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राज्य निर्वाचन हेतु अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता होगा, परंतु अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के कुछ कार्यों को देख लेते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्हों का निर्धारण, आवंटन, चुनावों का निरीक्षण करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अन्य कार्य कौन कौन से हैं? तो इनका कार्य ग्रामीण निकाय में ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन कार्य कराना, शहरी निकायों में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का निर्वाचन कार्य कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के स्थगन संबंधी निर्णय भी लिए जाते हैं। यदि किसी परिस्थितिवश पंचायत चुनाव को स्थगित करना पड़े तो इसके संबंध में निर्णय जो है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है। इसके बाद एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस पद के लिए लड़ने वाला सिर्फ एक उम्मीदवार शेष बचे तो मतदान क्या होगा, यानी कि वह कंटिन्यू होगा या फिर उस पर अस्थायी रूप से रोक लग जाएगी या उस पर निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कि यदि चुनाव हो रहा है और किसी एक उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है और केवल एक ही उम्मीदवार शेष रहता है तब तो वह ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जीत जाएगा, यानी कि कोई उन्हें वोट दे देगा। तो इस स्थिति में पंचायत चुनाव हेतु यह प्रावधान किया गया है कि उस मतदान को स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है। अब हम निर्वाचन हेतु वरिष्ठता क्रम देख लेते हैं, यानी कि राज्य में जो निर्वाचन कार्य होते हैं उनमें ऊपर से नीचे तक किस प्रकार से वरिष्ठता होती है। तो सबसे ऊपर होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद प्रत्येक जिला में एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और उसके बाद प्रत्येक बूथ के लिए यानी पीठ के लिए एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और वोटिंग करते समय एक मतदाता अधिकारी भी नियुक्त होता है। तो आप इस क्रम को याद रखिएगा, पहले राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी, उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी, उसके बाद होता है पीठासीन अधिकारी और अंत में होता है मतदान या मतदाता अधिकारी। इसके बाद हम थोड़ा रिटर्निंग अधिकारी के बारे में देख लेते हैं कि पंचायत चुनाव में एक से अधिक क्षेत्र के लिए एक ही रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त हो सकता है, यानी कि पंचायत चुनाव जो हो रहे होंगे उसमें एक से अधिक क्षेत्र में एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। इनकी जो नियुक्ति है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है या राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति पर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। नायब तहसीलदार जो होते हैं वह क्लास 3 होते हैं। तो जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए नायब तहसीलदार को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। यह जो है वह एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि नायब तहसीलदार जो है वह जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वह जिला पंचायत के लिए पदेन रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, यानी कि वो ऑटोमेटेड होते हैं, वे पदेन अधिकारी होते हैं रिटर्निंग टाइप के। ठीक, अब हम अगला देखेंगे कि नायब तहसीलदार पद श्रेणी से निम्न श्रेणी के अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि नायब तहसीलदार क्लास 3 ऑफिसर होते हैं, तो उनके पद से नीचे किसी भी अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत के पंच हेतु प्रस्तुत करता है और उसके बाद दूसरे वार्ड से भी वह पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है और फिर क्या होता है कि बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो क्या पहला नामांकन पत्र अवैध हो जाएगा? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप अगर एक ग्राम पंचायत के एक वार्ड क्षेत्र से पंच के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आप दूसरे वार्ड से पंच के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, परंतु यहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा अपने वार्ड से पंच हेतु चुनाव के लिए आवेदन किया गया और दूसरे वार्ड से भी आवेदन किया गया, परंतु बाद में उसने क्या किया कि उसने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, तो पहले क्षेत्र का जो नामांकन पत्र है वह अवैध नहीं होगा। याद रखिएगा, अवैध नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और भी जानकारी लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। आप देख रहे हैं शिक्षा विला चैनल। टेलीग्राम में क्विज कराते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।